बाल सिद्धि नाम है। अच्छा कार्य करेंगे। ज्यादा मैं नहीं बोल सकता, समय कम है। जय हिंद जय भारत। जाऊं क्या होगा नहीं होगा, फिर आपने देखा होगा कि जब तक बीजेपी सरकार में थी तो बिहार के अंदर कोई मुसलमान ये नहीं कर सकता कि किसी प्रकार का भेदभाव कोई तफरका हुआ होगा। और ये जो हिंदू मुस्लिम दंगों का एक बड़ा कारण रहता था कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं थी, उस जमीन को लेकर विवाद होता था। तो 2005 में जब हमारी सरकार बनी तो हम लोगों ने तय किया कि हम कब्रिस्तान की घेराबंदी करेंगे और जो विवाद की जड़ उसको खत्म कर देंगे। और आज मुझे घोषणा करते हुए हर्ष हो रहा है कि एनडीए की सरकार के कार्यकाल में बिहार के 80% से ज्यादा जो कब्रिस्तान है उनकी घेराबंदी का काम पूरा हो चुका है। और इसके पहले जो लोग मुस्लिम वोट की राजनीति करते थे उन्होंने एक भी कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं की, केवल बातें बोलते रहे। हम लोगों ने मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए काम किया। हम लोगों ने जो मदरसों में पढ़ाने वाले या अल्पसंख्यक विद्यालय के जो शिक्षक हैं उनके वेतनमान को देने का काम किया। कहने का तात्पर्य कि भारतीय जनता पार्टी के बारे में एक हवा खड़ा किया गया है। और सुन में दो चार बातें मैं बताना चाहूंगा। अभी हाल में आपने देखा होगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कश्मीर से एक मुस्लिम व्यक्ति को सांसद के नाते मनोनीत करने का काम किया है। और गुर्जर समाज से आने वाले गुलाम अली ये कश्मीर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा मनोनीत राज्यसभा के सांसद हैं, जिन्होंने हाल में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता में ग्रहण कर ली है। मित्रों, जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं तो दुनिया के जो मुस्लिम देश हैं उनके साथ इतना बेहतरीन संबंध स्थापित किया है, चाहे यूएई हो या अन्य देश हो। और मैं कह सकता हूं कि आजादी के बाद सबसे बढ़िया संबंध, बेहतरीन संबंध मुस्लिम देशों के साथ अगर किसी ने स्थापित किया तो इस व्यक्ति का नाम नरेंद्र मोदी। और पिछले दिनों यूएई ने, संयुक्त राष्ट्र अमीरात ने अपने देश का जो सर्वोच्च सम्मान होता है उसे नरेंद्र मोदी को देने का काम किया था। मैं पिछले दिनों अबू धाबी गया था। अबू धाबी और यही आपको मालूम है कि मुस्लिम देश है, लेकिन नरेंद्र मोदी के प्रयास से अबू धाबी में एक भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ है और वहां की सरकार ने मंदिर के लिए जमीन देने का काम किया है। और मैं इस मंदिर को देखने के लिए गया था और देखिए जब बेहतर रिश्ते होते हैं तो क्या होता है। और देखिए भारतीय जनता पार्टी कभी स्वीकार नहीं कर सकती कि कोई व्यक्ति किसी भी दूसरे धर्म के बारे में अनाप शनाप शब्दों का प्रयोग करे। और जब हमारी पार्टी के एक नेत्री नुपुर शर्मा ने मोहम्मद साहब के बारे में अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया तो पार्टी ने तुरंत कार्रवाई करते हुए इसको निलंबित करने का कहा। हम अलग अलग धर्म हो सकते, लेकिन कोई व्यक्ति किसी दूसरे धर्म पर टिप्पणी करे और ऐसी टिप्पणी करे जो लोगों की भावनाओं को आहत करे, ये कभी भी स्वीकार नहीं हो सकता है। तो मैं अभी होली के दौरान इंडोनेशिया गया था। आपको मालूम है कि इंडोनेशिया दुनिया के अंदर सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला देश इंडोनेशिया है। और मुझे आश्चर्य लगा कि इंडोनेशिया जो मुस्लिम आबादी वाला देश है सबसे ज्यादा, वहां की एयरलाइंस का नाम है गरुड़ एयरवेज। यानी भारत के अंदर भी किसी एयरलाइंस जो है उसमें गरुड़ का प्रतीक नहीं है। गरुड़ किसका वाहन है? ये विष्णु का वाहन। तो मुस्लिम देश की जो सबसे बड़ी एयरलाइंस है उसका नाम है गरुड़ा एयरवेज और उसका प्रतीक है गरुड़।
और मैं बाली में था 4 दिनों तक। यानी हिंदू मुसलमानों के बीच में जो बेहतर रिश्ते हैं और वहां पर रामायण से लेकर रामलीला का मंचन जिस बड़े पैमाने पर होता है, तो लोग यही कहते हैं कि हमारा धर्म अलग होगा लेकिन हमारी संस्कृति एक है। हमारी जो भारतीय संस्कृति है यह रामकृष्ण उसके प्रतीक है, किसी धर्म के प्रतीक नहीं है। और उससे जब वंदे मातरम की बात आती है तो मुझे बहुत आश्चर्य लगता है। रविशंकर जी बैठे वर्षों तक भारत की संसद में वर्षों से है। भारत की पार्लियामेंट का जब सत्र प्रारंभ होता है तो वंदे मातरम से सत्र प्रारंभ होता है और जब सत्र का समापन होता है तो जनगण मन से होता है। अगर भारत की संसद के अंदर देश के सभी राज्यों के सभी राजनीतिक दलों के मुस्लिम सांसद अगर वंदे मातरम का गायन कर सकते हैं और कोई किसी ने कभी विरोध नहीं किया, तो कुछ मुल्ला मौलवी कहे कि साहब वंदे मातरम, हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, वंदे मातरम का गान करना उचित नहीं है, ये कहां तक उचित होगा। और मित्रों, नरेंद्र मोदी जब देश के प्रधानमंत्री बने उसके पहले गुजरात में मुख्यमंत्री थे और उनके मुख्यमंत्री बनने के पहले कोई बहुत भय पैदा करने का प्रयास किया गया, लेकिन उसके बावजूद ईसाई समाज के लोगों ने वोट दिया और बीजेपी वहां सरकार में शामिल है। आज ही मैं पढ़ रहा था केरल के अंदर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने केरल के अंदर जो ईसाई समुदाय के लोग हैं और जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनके साथ वार्ता की पहल शुरू की है। और पिछले दिनों आपने देखा होगा आरएसएस के जो चीफ है श्री मोहन भागवत जी, उन्होंने देश के कुछ प्रमुख मुस्लिम धर्म गुरुओं के साथ और विचारों का आदान प्रदान प्रारंभ किया कि हमारे और आपके बीच के रिश्ते और बेहतर कैसे हैं, क्या दूरियां है, क्या कारण है। और से मित्रों, जब हम कहते हैं कि पूरी दुनिया में अगर सबसे ज्यादा मुसलमान किसी मुल्क में सुरक्षित हैं तो उस भारत देश का नाम अब इक्का दुक्का घटनाएं तो कहीं भी हो सकती है। इक्का दुक्का घटनाएं तो देश के अंदर किसी भी जाति के साथ भी घटना घटती, कहीं बैकवर्ड का हो गया, कहीं फॉरवर्ड का हो गया, कहीं दलित का हो गया। इसका मतलब ये थोड़ी है कि अगर कोई एक दलित की घटना घट गई तो देश के अंदर दलित असुरक्षित है। अगर कोई मुसलमान को कोई 1-2 जगह किसी ने कोई तंग किया, इसका मतलब ये कदापि नहीं कि पूरे देश के अंदर मुस्लिम जो है वो असुरक्षित है। और फिर किसी ने कहा कि मुसलमानों की सुरक्षा की गारंटी जो है वो बगल का हिंदू समाज है। और इसलिए हमको ये प्रयास करना है कि कैसे और बेहतर जो है हम रिश्तों के साथ इस दूरी को कम करने का प्रयास करें। मित्रों, निरक्षरता, गरीबी, बड़ी संख्या में लोग निरक्षर हैं और अगर आप सर्वेक्षण करेंगे तो देश में जितने इलिटरेट निरक्षर हैं, जितने गरीब हैं, तो उसमें बहुत बड़ी आबादी मुस्लिम समुदाय की दिखाई पड़ेगी। और इसलिए कोई भी समाज को अगर आगे बढ़ाना है तो उसका जो कमजोर तबका है उसको प्राथमिकता देना, उसको आगे बढ़ाना। हम क्यों अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्गों को आगे बढ़ाने की बात करते हैं? क्योंकि हिंदू समाज के अंदर यह तबका है जो बाकी की तुलना में पिछड़ गया है। उसी प्रकार मुस्लिम समाज में जो पसमानदा समाज है, जो बैकवर्ड मुस्लिम है, जो कुल मुस्लिम आबादी का 80% से ज्यादा होगा, जैसे हिंदू में भी 70% से ज्यादा SC, ST, OBC होंगे, वैसे मुसलमान के अंदर भी 80% से ज्यादा आबादी पसमानदा मुस्लिम समाज की है। इसलिए ये पसमानदा मुस्लिम समाज की स्थिति और बेहतर कैसे हो और इस तबके को खास करके पार्टी के साथ कैसे जोड़ा जाए, इसका यूपी में अभियान प्रारंभ हुआ है। बिहार में भी हम काम करेंगे और नरेंद्र मोदी जी ने भी आग्रह किया है, आह्वान किया है कि हम उस दिशा के अंदर और हम काम करें। इससे मित्रों, मिशन के तहत आरक्षण मिला हुआ है और आज अगर आप देखेंगे तो 80% जो मुस्लिम समाज है वो आरक्षण के दायरे में आता है, क्योंकि मंडल कमीशन ने हिंदू और मुस्लिम दोनों की पिछड़ी जातियों को
मंडल कमीशन में शामिल किया है। अब मंडल कमीशन तब लागू हुआ जब अटल बिहारी वाजपेयी देश के विदेश मंत्री थे और लाल कृष्ण आडवाणी देश के और IB इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर थे। तो इसलिए मित्रों, भारतीय जनता पार्टी समाज के सभी वर्गों को लेकर काम करने का प्रयास करती है। पिछले दिनों होली मिलन का कार्यक्रम था, रविशंकर जी ने होली मिलन का कार्यक्रम आयोजित किया। बड़ी संख्या में समाज के सभी वर्गों ने भाग लिया और यहाँ बैठे लोग जानते हैं कि पिछले 25 वर्षों से मैं इफ्तार पार्टी का आयोजन करता हूं और मेरी इफ्तार में 1000, 1500 लोग और शामिल होते हैं। ये एक दूसरे को संदेश देने का तरीका है। इसलिए मित्रों, इस देश की इतनी बड़ी आबादी जो मुस्लिम समुदाय 15-16% से ज्यादा है, इसकी उपेक्षा करके अगर ये तबका कमजोर रह गया तो भारत कभी मजबूत नहीं बन सकता है। कहते हैं कि अगर कोई जंजीर चेन है तो उसकी जो सबसे कमजोर कड़ी है उस पर ध्यान दिया जाता है कि कमजोर कड़ी को कैसे मजबूत किया जाए। तो अगर मुस्लिम समुदाय कमजोर रह गया सामाजिक आर्थिक दृष्टि से, शैक्षणिक दृष्टि से, ये देश कभी मजबूत नहीं हो पाएगा। 140 करोड़ की आबादी में बहुत बड़ी आबादी हमारे सिख, बौद्ध, ईसाई, मुस्लिम समुदाय के लोगों की, और इसलिए समाज के मुस्लिम समुदाय के लोगों का विकास, उनकी प्रगति, ये भी हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।